ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरके प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। अपनी पुरानी कक्षाओं में हम जो है स्रोतसों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने स्रोतसों का बेसिक देखा था और उसके बाद कौन कौन से स्रोतस के क्या मूल हैं, उनकी दृष्टि के क्या हेतु हैं, स्रोतसों के दृष्टि होने पर हमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्लिनिकली हमें उनके बारे में कैसे विचार करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लास्ट टाइम हमने रसवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस, दो स्रोतसों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मांस मेद और अस्थिवह स्रोतस के बारे में। तो सबसे पहले आप निकालिएगा चरक सूत्र 28वां अध्याय। चरक सूत्र 28वां अध्याय निकालिएगा, जिसमें कि स्रोतसों का वर्णन सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, रसवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस, ये हम देख चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं मांसवह स्रोतस। ठीक है, तो किसी भी स्रोतस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक तो उसको आपके मूल पता होने चाहिए और उस स्रोतस से की दृष्टि के क्या क्या हेतु हैं वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा, उस स्रोतस की दृष्टि होने पर कौन कौन सी व्याधियाँ हो रही हैं। इस सब चीज़ों का पता होने से होता क्या है कि जब हमें ये सारी चीज़ें पता रहती हैं कि कौन से स्रोतस से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं कि उस स्रोतस की दृष्टि करने वाले जो हेतु हैं वो भी हम उसके बंद करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा चरक सूत्र 28वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 और 14। इसमें इन्होंने हमें मांसवह स्रोतस की दृष्टि होने पर क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, कौन कौन सी बीमारियां मिलेंगी, वो बताया है। तो क्या बोल रहे हैं, श्रृणु मांस प्रदोषजान, यानी कि अब यहाँ से आगे मांस प्रदोषज जो व्याधियाँ होती हैं या फिर मांसवह स्रोतस की दृष्टि होने पर जो जो व्याधियाँ हमें दिखाई देती हैं, या फिर ऐसी व्याधियाँ जिसमें कि मांसवह स्रोतस की दुष्ट होता है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अधिमांस अर्बुदम। अधिमांस यानी कि जो एक तरीके से मांस की जो वृद्धि हो जाती है, जिसको सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो लाइपोमा। ठीक है, लाइपोमा जिसे हम बोलते हैं, उसे हम समझ सकते हैं अधिमांस से। अधिमांस यानी कि क्या, कि इस मांस के ऊपर ही मांस की ग्रोथ हो जाना एक तरीके से। फिर अर्बुद, अर्बुद के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें जितनी भी डिजीज़ आ रही हैं उन सब के बारे में आप खुद से गो थ्रू कीजिएगा कि अधिमांस क्या होता है, अर्बुद क्या होता है, गलशालू क्या है, गलशुंडिका क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आयुर्वेदिक तरीके से अपने पेशेंट का निदान बना सकें। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, अधिमांस अर्बुदम कीलम। अब देखिए कील से हमें क्या लेना है, तो इसके लिए जब हम इसकी टीका देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कील शब्देन अत्र अर्श उच्यते, यानी कि यहाँ पे जो हमने मांस प्रदोषज विकार में आपको कील नाम की व्याधि बताई है, ये कील की मीनिंग जो है वो अर्श से है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास अर्श का कोई पेशेंट आता है तो आपको क्या करना है, मांसवह स्रोतस का विचार करते हुए चलना है उसमें। ठीक है, फिर इसके अलावा गल शालुक, गल शुंडिका, ये सारी व्याधियां जो हैं आप जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेंगी। इसके अलावा फिर क्या है, पूती मांस अलजी। अलजी भी जो है वो क्या है कि एक व्याधि होती है। गलगंड हो गया, ठीक है, गंडमाला हो गया, उपजीविका हो गया, ये सारी क्या है, मांस प्रदोषज विकार हैं। या यूँ कहें कि ये जितनी भी व्याधियां हैं इसमें हमें मांस धातु की वृद्धि, मांस धातु की दुष्टि जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने इसमें गलगंड पढ़ा, गंडमाला पढ़ा। ठीक है, आप देखते होंगे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, गलगंड और गंडमाला इसको हम क्या बोल देते हैं, गॉइटर है या फिर थायराइड है। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि हर किसी पेशेंट में ये सिम्टम हमें देखने को मिले ही मिले।
ठीक है? तो आपको क्या करना है, चीज़ों को कोरिलेट नहीं करना है। गलगंड मतलब कि गोइटर या फिर गंडमाला यानी कि गोइटर, इस तरीके से कोरिलेशन नहीं करना है। अपने आयुर्वेद में उस व्याधि को किस तरीके से बताया गया है, उसको वैसे ही पढ़ना है। मांस वह श्रोतस में जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली व्याधि है, जो हम डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती ही है, वो है अर्श, ठीक है? इसके अलावा लाइपोमा, ठीक है? इसके अलावा जो छोटे बहुत जो सिस्ट कह लें या फिर ऐसी जो व्याधियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, उसमें हम मांस वह स्रोतस का विचार कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप देखिएगा चरक विमान का 5वां अध्याय, जिसमें कि हमें मांस वह स्रोतस का एक तो मूल बताया है और मांस वह स्रोतस को दूषित करने वाले हेतु क्या होते हैं वो बताए हैं। तो मांस वह स्रोतस का मूल क्या है? मांस वहानाम च स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक च, यानी कि स्नायु और त्वक, ठीक है? त्वक तो हम सभी को पता रहता है कि त्वचा को बोलते हैं। अब स्नायु से हमें क्या लेना है, ठीक है? स्नायु से जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं या फिर हम कुछ पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, जब हमने पढ़े रहता है, तो स्नायुओं से सिंपली हमें बोल दिया जाता है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उसको आप ले लो, ठीक है? इस तरीके से हमें बोला जाता है। तो वो एक समझने के लिए है सिर्फ। बाकी स्नायु होता क्या है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चरक, चरक का शारीर स्थान या फिर सुश्रुत का शारीर स्थान, जहाँ पे कि उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे हमें एक्सप्लेन करी हुई है। वहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बताया है कि स्नायु क्या है और त्वक क्या है। त्वक में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने 6 प्रकार की त्वचा बताई है, ठीक है? 6 प्रकार की त्वचा बताई है और किस त्वचा में कौन सी व्याधि होती है वो तक उन्होंने हमें बताया है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप लोगों को खुद से गो थ्रू करनी है। यहाँ पे की क्लास में हम सिर्फ आपको एक इन जनरल आइडिया देंगे कि आप कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है? अब आप देखते होंगे कि जब आपके पास अर्श का कोई रोगी आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक तो ओरल उसको मेडिकेशन देते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि उसमें हम उसे ऑयल भी देते हैं। ऑयल हम किस तरीके से देते हैं, या तो मात्रावस्ती के फॉर्म में दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि काशीश आदि तेल का यूज़ करा जाता है अर्श में, ठीक है? तो वो तेल यूज़ करके हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो रिज़ल्ट इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि जो अर्श है वो क्या है, मांस वह स्रोतस की व्याधि है और मांस वह स्रोतस का जो मूल है वो हमारी त्वचा भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी को गुदा में कोई मस्सा हो रहा है तो सिंपल अगर हम लोकल एप्लीकेशन करके वहाँ पे अगर हम कोई क्षार की एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्सटर्नली या फिर हम वहाँ पे किसी ऑयल की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट आपको आकर के बताएगा कि मेरा वो जो मस्सा है उसका साइज़ जो है वो कम हुआ है। तो उसका साइज़ होने का जो रीज़न रहता है वो ये रहता है क्योंकि मांस व स्रोतस का मूल त्वचा है और त्वचा पे हमने क्या करा, तेल अप्लाई करा या फिर क्षार हमने अप्लाई करा, तो त्वचा के थ्रू उसका अवशोषण अच्छे से हुआ, इसीलिए हमें उसमें रिज़ल्ट देखने को मिला, ठीक है? तो हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहते हैं वो भी इसी तरीके से इन स्रोतसों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारे हेतुओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बनाए रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप आयुर्वेद और एलोपैथ को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है? अगर आप एलोपैथ के साथ कंपेयर करने चलेंगे कि अर्श मतलब कि पाइल होता है, पाइल्स होता है, तो आप क्या सोचेंगे कि हमें सिर्फ एनोरेक्टल जो एरिया है बस हम वही का विचार करके वहीं से ही रिलेटेड पेशेंट को मेडिसिन्स देते रहें और वहीं से ही रिलेटेड जो निदान हैं, हेतु हैं, उसके वही बंदे करवाएं, ठीक है? अगर आपने आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से पढ़ा होगा और अर्श को अर्श की तरह से पढ़ा होगा, तो आप क्या करेंगे, मांस व स्रोतस का विचार करेंगे और मांस व स्रोतस की दुष्टि के जो हेतु हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे चरक विमान के 15वें श्लोक में, तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ें भी उसकी बंद करवाएंगे, ठीक है? जैसे कि अभी हम मांस व स्रोतस के ये हेतु देखेंगे कि कौन कौन से हेतु हैं जो कि उसको दूषित कर रहे हैं। तो वो क्या है, अभिष्यन्दिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांस वाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वप्ताम दिवा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, अभिष्यन्दी भोजन
और गुरु भोजन ये क्या करेगा, हमारे मांस व स्रोतस को दूषित करने का काम करेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभिसंधी जो चीज़ होती है वो होता है दही, जो कि एक कॉमन पर्सन मोस्टली यूज़ कर ही रहा होता है, ठीक है। और आप देखेंगे जितने भी आपके पास एनोरेक्टल के पेशेंट आएंगे, चाहे वो पाइल्स के आएँ, फिशर के आएँ, या फिर वो आए हमारे फिस्टूला के, ठीक है, चाहे वो अर्श के आएँ, भगंदर के आएँ, या फिर परिकर्तिका के आएँ, वो लोग होते क्या हैं कि वो दही का इंटेक कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें एलोपैथ में सजेस्ट करा होता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिस्टूला की है, या फिर फिशर की प्रॉब्लम है, तो आप दही का इंटेक कीजिए, ठीक है। जबकि आप हमारे शास्त्र में देखेंगे अभिसंधी भोजन जो है वो मांस व स्रोतस की दुष्टि का हेतु बताया गया है, ठीक है। और जब पेशेंट आपके पास आता है पाइल्स का, फिशर का, जब आपके पास पेशेंट आता है पाइल्स का या फिर फिशर का और आप उसका दही बंद करवाते हैं, तो पेशेंट क्या कहता है कि अरे मैम कि मुझे तो एलोपैथ के डॉक्टर ने खाने के लिए बोला था, इवन कि मैंने बहुत से आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी दिखाया और उन्होंने भी मुझे बोला कि आप दही खाओ, ठीक है। तो क्या है कि जो आयुर्वेद डॉक्टर होते हुए बोल रहे हैं पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम में दही खाने के लिए, तो वो ऐसे लोग हैं जो कि शास्त्रोक्त प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या करा है, एलोपैथ के अकॉर्डिंग डायग्नोस करा है और फिर एलोपैथ का ही विचार करते हुए बस उन्होंने हमारी मेडिसिन्स दे दी हैं कि हाँ पेशेंट को पाइल्स है तो चलो इसे हम अर्श कुठार रस दे देते हैं या फिर इसे अभिअरिष्ट पिला देते हैं, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से विचार ही नहीं करा कि अर्श की हमारी संकल्पना जो है वो दूसरी तरीके की है और हमें अर्श में सिर्फ एनोरेक्टल का ही विचार नहीं करना है, हमें अपने मांस व स्रोतस का भी विचार करना है। और मांस व स्रोतस को दूषित करने वाली जो चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों का भी विचार करना है और पेशेंट में देखना है कि इनमें से वो कौन से हेतुओं का सेवन कर रहा है। अब जैसे अभिसंधी भोजन है, अभिसंधी भोजन में जो आ गया हमारा दही का इंटेक आ गया, फिर दूसरा उसके बाद गुरु भोजन, गुरु भोजन में क्या आ गया, छोले आ गए, चने आ गए, राजमा आ गया, उड़द की दाल आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर पेशेंट भैंस का दूध ले रहा है तो वो भी हमारे गुरु आहार में आ जाएगा। अगर वो ड्राई फ्रूट्स ले रहा है तो वो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे गुरु आहार में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप पेशेंट का ये हेतु बंद नहीं कराएंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बोला है, भुक्त्वा च स्वप्ताम दिवा, यानी कि भोजन करने के बाद सो जाना, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो कि पाइल्स की पेशेंट होती हैं, उनमें क्या हैबिट रहती है कि दिन में उन्होंने अपना घर का काम वगैरह निपटाया, खाना वगैरह खाया और वो सो जाती हैं, ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद वो सो रही हैं। तो ये भी क्या है, एक हेतु है हमारे मांस व स्रोतस के दुष्टि का। यानी कि अगर किसी को अर्श की संप्राप्ति मिल रही है, गलगंड की संप्राप्ति मिल रही है, लाइपोमा की संप्राप्ति मिल रही है, सिस्ट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, पीसीओडी में भी क्या होता है, सिस्ट ही तो फॉर्म हो रहे हैं अंदर, ठीक है। तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ों का विचार करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट अपनी पीसीओडी की रिपोर्ट लेकर के आया और आपने बस उसको डायग्नोस कर लिया कि हाँ बस रिपोर्ट में इसे पीसीओडी दिख रहा है, तो मैं पीसीओडी में जैसे पेशेंट सिम्टम लेकर के आता है, एमेनोरिया का सिम्टम लेकर के आता है या फिर दूसरे उसको फेशियल ग्रोथ हो रही होती है हेयर्स की, वो लेकर के आता है, या फिर वो वेट गेन की अपनी कंप्लेन लेकर के आता है, तो हम क्या करते हैं कि चलो पेशेंट ये चीज़ें बता रहा है तो हम भी क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो रजा प्रवर्तनी वटी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीसीओडी को बोल देते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो हम लोगों ने अपने माइंड में डाला होता है कि शतावरी जो है वो हार्मोनल बैलेंस करती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से उसकी शतावरी भी स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये जाने हुए कि शतावरी जो है वो भृंगण काम भी करती है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे ये देख रहे हैं कि पेशेंट को हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी हुआ है तो चलो शतावरी दे दो, ठीक है, तो शतावरी से कभी कभी क्या हो जाएगा, उसका वेट गेन जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उनके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपना खुद का डायग्नोस बनाना है। और खुद का डायग्नोस आप तब बनाएंगे जब आपने संहिताएं पढ़ी होंगी, जब संहिताओं को संहिताओं की तरह पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, मैंने एक
केस शीट भी उसमें शेयर करी थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की हिस्ट्री लेने स्टार्ट करें। तो जब आप उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो आपको पेशेंट के बहुत सारे हेतु मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं अपने रिसेंट एक पेशेंट का बताऊं, वो फिशर का है, ठीक है। फिशर उसे हुआ है और वो पेशेंट कैसा है कि अपना वो ऑपरेशन भी करवा चुका है फिशर के लिए, और अभी भी उसको क्या है कि उसका वो फिशर ठीक नहीं हो रहा है। उसने दोबारा से डॉक्टर्स को जा कर के दिखाया, तो डॉक्टर्स ने उसको क्या बोला कि आपको जो है ये साइकोलॉजिकली हो चुका है, आपको एक्सटर्नली कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली तो रहता ही है, तो इस केस में क्या है कि पेशेंट को लगता है कि नहीं, उसका फिशर ठीक नहीं हुआ है। तो उसने कंप्लेन क्या करी कि मुझे एक तो स्टूल हार्ड आता है, और दूसरा उसने क्या कहा कि मुझे लैट्रिन के रास्ते में जलन होती है, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने पेशेंट के हेतु निकालने स्टार्ट करे तो पेशेंट ने क्या बोला कि सुबह वो उठता है और अति अम्बुपान करता है। उसने क्या बोला, मेरा पेट साफ़ नहीं होता है, मुझे ये डर रहता है कि अगर मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा, सख्त पॉटी होगी, सख्त पॉटी हुई तो मुझे फिर से वहाँ पे लैट्रिन के रास्ते में जलन होगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पेट साफ़ करने के लिए सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पीता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हेतु हमें क्या मिल गया पेशेंट का कि वो सुबह 2 लीटर पानी पी रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने उसकी और डिटेल हिस्ट्री ली तो उसने क्या बोला कि पानी पीता हूँ मैं, फिर मेरा 8 बजे का, वो टीचर है, उसका प्रोफेशन टीचिंग है वो बाय प्रोफेशन, तो 7:30-8 बजे का उसका स्कूल रहता है। तो वो क्या करता है, 6 साढ़े 6 बजे दही खाता है, रोटी खाता है, ठीक है। साथ में सब्जी वगैरह प्रॉपर वो डाइट लेता है एक तरीके से, ठीक है। उसे भूख नहीं लग रही होती है, फिर भी वो सारी चीज़ें ले रहा होता है, ठीक है। तो दूसरा उसने क्या लिया है, अभिसंधि भोजन, यानी कि दही का इंटेक उसने करा, बिना भूख के उसने खाया। तो यानी कि उसने क्या करा, अध्यशन करा, जो कि उसकी अग्नि को दूषित कर रहे हैं फिर से, ठीक है। अग्नि दूषित होगी तो आहार का पाक अच्छे तरीके से नहीं होगा, आहार का पाक नहीं होगा तो मल अच्छे से नहीं बनेगा, मल अच्छे से नहीं बनेगा तो सुबह जब वो फ्रेश होने के लिए जाएगा तो उसे सख्त मल होगा और उसे दिक्कत होगी ही होगी। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, सैलेड का इंटेक कर रहा है, दिन में भी रात में भी। घी का इंटेक उसने बंद करा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जब इस तरीके से आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके क्या क्या हेतु हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पे विचार करना होता है। अब जैसे हमने मांसपेशी स्रोतस के बारे में पढ़ तो लिया है, अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा इसकी अगेन हमें चरक सूत्र 28वें अध्याय में मिलेगी, और श्लोक नंबर है हमारा श्लोक नंबर 26। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मांसजानाम तु संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्नि कर्म चौ, ठीक है। क्या बोला है कि अगर मांस व स्रोतस से रिलेटेड कोई व्याधि होती है या फिर मांस प्रदोषज कोई विकार है, जैसे अर्श हो गया या फिर गलगंड हो गया, गलमाला हो गई, इस तरीके में हमें क्या करना है, संशुद्धि। संशुद्धि यानी कि क्या, संशुद्धि की जब हम टीका देखते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है वमन आदि, ठीक है। तो हमें वमन आदि कराने हैं। इसके अलावा हमें शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म करना है। और आपने देखा भी होगा, अगर किसी को अर्श होता है तो हम उसमें शस्त्र कर्म भी करते हैं, क्षार कर्म भी करते हैं और अग्नि कर्म भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि इन स्रोतसों को पढ़ना है, ठीक है। अभी एक पेशेंट आ गए हैं, तो इसके आगे की क्लास जो है वो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, या तो 5 बजे या फिर 4:30 बजे। तब तक अगर किसी के कोई क्वेश्चन रहेंगे इसके रिगार्डिंग तो आप तैयार रखिएगा या फिर ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा।